Welcome to chemistry class. Today we talk about mole concept. एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका यूज आप चाहे क्लास 11th के केमिस्ट्री के चैप्टर्स पढ़िए या क्लास 12th के केमिस्ट्री के चैप्टर्स पढ़िए, हर जगह आपको मोल कॉन्सेप्ट का यूज करना है। ठीक है, तो अभी हम क्लास 11th के अंदर ही मोल कॉन्सेप्ट को इतने अच्छे तरीके से समझ ले जिससे कि कहीं पे भी अगर हमें मोल कॉन्सेप्ट का यूज करना है तो हम बड़े आराम से मोल कॉन्सेप्ट का यूज कर सके। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट। ये 11th का फर्स्ट चैप्टर का एक टॉपिक है आपका। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट। और मतलब कहने का ये कि इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। चाहे आप केमिस्ट्री का कोई चैप्टर करिए, 11th 12th कहीं पे भी पढ़िए, हर जगह आपको मोल कॉन्सेप्ट मिलेगा। इसलिए ज़्यादा बेटर है कि इसको आप अभी से समझ लीजिए कि एक्चुअली मोल कॉन्सेप्ट होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि जो मोल कॉन्सेप्ट है इसकी नीड क्या है, इसकी जरूरत क्या है, ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि हमें मोल कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ा। अगर आपको इसकी नीड समझ में आ जाएगी तो फिर आपको मोल कॉन्सेप्ट भी बड़े आसानी से क्लियर हो जाएगा। जैसे सपोज मान लीजिए हमारे पास दो तरीके की चीजें होती है, मतलब दो तरीके के आर्टिकल्स होते हैं। एक वो होते हैं जिनको हम नेकेड आई से देख सकते हैं, जिनको हम मैक्रोस्कोपिक कहते हैं, और कुछ ऐसे भी पार्टिकल्स होते हैं जो कि माइक्रो होते हैं, उनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। ठीक है, जैसे अगर आप मैक्रो की बात करते तो ये मार्कर है या जो भी चीजें हम विजिबल कर सकते हैं वो सारे मैक्रो आर्टिकल्स में आते, मैक्रोस्कोपिक होते हैं। लेकिन जो हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, हम उस केमिस्ट्री के अंदर एटम, मॉलिक्यूल, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इस टाइप के पार्टिकल्स की बात करते हैं। तो क्या कभी भी आपने किसी फॉर्मूले के अंदर, जैसे सपोज H2O मॉलिक्यूल है, तो क्या आपने उसके अंदर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन देखा है, एटम्स देखा है? क्या आपने पानी के अंदर H2O मॉलिक्यूल्स देखा है? कभी नहीं देखा है। दैट मीन्स दीज ऑल आर द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। ठीक है, इनको हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, जिनको हम विजिबल नहीं कर सकते। तो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, अब यहां पे समझना कि मैं आपको मोल कॉन्सेप्ट पे कैसे ले जा रहा हूं, मोल का क्या मतलब है। ठीक है, तो एक्चुअली यहाँ हम इसकी डेफिनेशन भी पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम इसका थ्योरेटिकल सेक्शन कंप्लीट करने वाले हैं। तो मैंने कहा कि हमारे पास दो तरीके की चीजें, मैक्रो और माइक्रो। हमने कहा कि चलो मैक्रो को जो मेजरमेंट करना है, जब हम मैक्रो पार्टिकल्स की मेजरमेंट करते हैं तो हम यूज करते हैं 1 डजन, तो हम कहते हैं 12। अगर हम ग्रॉस यूज करते हैं तो हम कहते हैं 144। ठीक है, ये नंबर्स होते हैं किसी भी चीज को काउंट करने के लिए। कि मैंने कहा कि हमें 1 डजन पेन चाहिए। ठीक है, तो 1 डजन पेन का मतलब है कि उसमें 12 पेन होंगे। हमने कहा कि हमें 1 ग्रॉस बुक्स चाहिए, तो इसका मतलब 144 बुक्स चाहिए। इसी तरीके से अगर सपोज मान लो मैंने आपको कह दिया, आप इनको काउंट इस वजह से कर पा रहे कि ये मैक्रोस्कोपिक है, आप इनको इजीली सेपरेट करके काउंट कर सकते। मैंने कहा कि आप मुझे 1 डजन एटम दे दीजिए, तो ये हुई ना प्रॉब्लम आपके लिए कि आप एटम को तो देख ही नहीं सकते, तो काउंट कैसे करेंगे, ये प्रॉब्लम है। तो जो हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, केमिस्ट्री के अंदर जो भी हम पार्टिकल्स यूज करते हैं, आइदर इट इज एटम, मॉलिक्यूल, आयन और इलेक्ट्रॉन, दे ऑल आर माइक्रोस्कोपिक एंड दे कैन नॉट बी काउंटेड मैक्रोस्कोपिक लेवल। मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हम इन पार्टिकल्स को काउंट नहीं कर सकते क्योंकि दे आर वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, दे कैन नॉट सीन बाई नेकेड आइज। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को यूज करने के लिए कि हम फिर इस तरीके के जो पार्टिकल्स केमिस्ट्री में हम पढ़ते, क्योंकि हमारी जो केमिस्ट्री है हम पूरे चैप्टर्स में एटम, मॉलिक्यूल, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की ही बात करते रहेंगे, तो उनके नंबर्स को जानना भी जरूरी है कि उनके नंबर्स को हम कैलकुलेट कैसे करते। ठीक है, तो इसी को कैलकुलेट करने के लिए हम कुछ कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और उसी को कहेंगे कि जैसे मैक्रोस्कोपिक को काउंट करने के लिए डजन
ग्रॉस वर्ड यूज किया जाता है, उसी तरीके से इन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को एटम, मॉलिक्यूल, आयंस एंड इलेक्ट्रॉन को काउंट करने के लिए जिस वर्ड का यूज किया जाता है उसको हम कहते हैं मोल। दैट मीन्स द मोल विच आर यूज्ड फॉर द काउंटिंग ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। ठीक है, इस वर्ड को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था विल्हेल्म ओस्टवाल्ड। First time the word mole was introduced by Wilhelm Ostwald in 1896 में इन्होंने इस वर्ड को इंट्रोड्यूस किया था। हमें उससे मतलब नहीं है कि किस 1896 में हुआ था या 1996 में हुआ था, हमें बस इसका मतलब समझना है यहाँ पे। और थोड़ा अगर हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री तो हमें पता होना चाहिए कि मोल वर्ड किसने इंट्रोड्यूस किया था। तो विल्हेल्म ओस्टवाल्ड ने इंट्रोड्यूस किया था मोल वर्ड। ठीक है, अब इन अकॉर्डिंग टू दिस अगर हम इसको डिफाइन करते कि मोल को हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो मोल को डिफाइन कर सकते, वन मोल इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ C12। यानी कि यहाँ पे C12 इसलिए लिखना जरूरी है कि आइसोटोप्स होते हैं, तो इस वजह से हम C14 यहाँ पे नहीं यूज करेंगे, हम C12 यूज करेंगे कि C12 आइसोटोप के 12 ग्राम में जितने नंबर्स ऑफ एटम्स होते हैं वही किसके इक्विवेलेंट होते हैं, 1 मोल के इक्विवेलेंट होते। तो 1 मोल को हम डिफाइन कर सकते हैं, 1 मोल इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ C12। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। फिर एक्सपेरिमेंटली इसकी वैल्यू फाइंड आउट की गई, एक्सपेरिमेंटली 1 मोल की वैल्यू फाइंड आउट की गई और उस वैल्यू को बोला गया कि 1 मोल जो है आपका वो होगा 6.02 इंटू 10⁻23 नंबर्स के बराबर होगा। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर हम 1 डोजन में 12 काउंट करेंगे तो 1 मोल में हम इतने नंबर्स काउंट करेंगे, चाहे वो कोई भी चीज हो। ठीक है, अगर आप कुछ भी काउंट करना चाहते हो तो 1 मोल अगर आपने उसका काउंट करा है तो इसका मतलब है कि उसमें इतनी चीजें काउंट होंगी। जैसे 1 डोजन 12 के इक्विवेलेंट, वैसे ही 1 मोल इतने नंबर्स के इक्विवेलेंट। मैंने अगर कहा यहाँ पे कि जो एटम है अगर वो 1 मोल है तो इसका मतलब है कि उसमें इतने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, फिर ये जो वर्ड है डिजिट है 6.02 इंटू 10⁻23, इसको सबसे पहले मतलब जो इस वैल्यू को हम बोलते हैं एवोगैड्रोज नंबर। ठीक है, एवोगैड्रोज नंबर, और इसको एवोगैड्रोज के नाम पे इस नंबर का नाम रख दिया गया एवोगैड्रोज नंबर। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको क्लियर होंगी। एवोगैड्रोज नंबर, तो एवोगैड्रोज नंबर का मतलब यहाँ पे क्लियर हो गया कि हम इसको यूज कैसे करते हैं। 1 मोल इक्विवेलेंट होगा आपका 6.02 इंटू 10⁻23। इसका यही मतलब है अब यहाँ पे कि जो ये एवोगैड्रो नंबर है, इस एवोगैड्रो नंबर मैंने कहा कि हमने 1 मोल एटम लिया है। समझना इस चीज को आप कि अगर आपको बोला गया कि आपने 1 मोल एटम लिया है तो सबसे पहले आप जरूर सोचेंगे कि वो नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, इतने होंगे। अगर आपसे बोला गया कि 1 मोल मॉलिक्यूल लिया है तो मॉलिक्यूल्स भी इतने ही होंगे। अगर मैंने बोला कि 1 मोल आयंस है तो आयंस भी इतने ही होंगे। अगर मैंने बोला 1 मोल इलेक्ट्रॉन है तो इतने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हुआ होगा कि 1 मोल का एक्चुअली मतलब क्या है। ठीक है, तो 1 मोल का एक्चुअली मीनिंग समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके बाद हम कुछ चीजें यहाँ पे समझेंगे और उसकी हेल्प से, देखो न्यूमेरिकल्स करना और इसकी चीज़ों को समझना बहुत ईजी है। पहले एक बार थोड़ा सा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में बता देता हूँ, क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो हमें उसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट है आपका कि द मास ऑफ 1 mole atom of any element is exactly equal to the atomic mass in gram of that element। कहने का मतलब ये है कि अगर आप 1 मोल लेते हो, ठीक है,
1 मोल अगर आप लेते हैं, ठीक है, समझना है थोड़ा सा कि 1 मोल का मतलब क्या है किसी एलिमेंट के लिए। अगर आप किसी एलिमेंट का 1 मोल फाइंड आउट करना चाहते, द मास ऑफ 1 मोल एटम्स, अगर हमने किसी 1 मोल एटम का जो मास होगा, 1 मोल ऑफ एटम्स of any element is exactly equal to the atomic mass in gram of that element। यानी कि 1 मोल एटम का जो मास होगा वो उसके एटॉमिक मास के इक्वल होगा। ठीक, अब मेरे कहने का मतलब इसको समझना थोड़ा सा ध्यान से कि इस चीज को हम समझेंगे कैसे। जैसे यहां पे बोला गया कि 1 मोल एटम इक्विवेलेंट होता है एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट के इन ग्राम। ग्राम में जो भी एटॉमिक मास होगा वो 1 मोल एटम के इक्विवेलेंट होगा। जैसे एक सपोज एग्जांपल हम लेते हैं, कैल्शियम हमने ले लिया, तो कैल्शियम का जो एटॉमिक मास होता है, अगर हम उसको AMU एटॉमिक मास यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो 40 होता है। अब हमें देखना ये है मास है इसका ग्राम में वो 1 मोल एटम के कितने के इक्वल होगा, ये यहाँ पे समझना है। तो जो 1 AMU होता है आपका वो 1.66 इंटू 10 टू द पावर 24 के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, ग्राम के इक्विवेलेंट होता है। इतनी बात आपको समझनी है, 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24। ठीक है, ये 1 AMU है, तो 40 AMU कितने इक्विवेलेंट होगा, 40 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर 24। आई थिंक ये बात अब आपको क्लियर हो रही होगी कि मैं यहाँ पे आपको एग्जैक्टली क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हमें 1 मोल एटम का मास फाइंड आउट करना है। ये तो मास हो गया आपका मास ऑफ 1 एटम ऑफ कैल्शियम, ये 1 एटम का मास हो गया। ठीक, तो 1 मोल एटम का मास क्या होगा, तो 1 मोल में नंबर ऑफ एटम्स होते हैं 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। तो जब यहां पे हम करेंगे, ये 1 एटम का मास है, तो 1 मोल एटम का मास कितना होगा, 1 मोल में नंबर ऑफ एटम्स होते हैं इतने। जब आप इसकी पूरी कैलकुलेशन करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 40 ग्राम। यानी कि 1 मोल ऑफ एटम इक्विवेलेंट टू एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम। मेरे कहने का एक सिंपल सा मतलब था कि 1 मोल ऑफ एटम अगर आप लेते हैं तो जो उसका एटॉमिक मास होगा ग्राम में वो उसके इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अब यहीं पे एक चीज और हम समझ लेते हैं और एक क्वेश्चन भी कराता हूं मैं यहाँ पे, जिससे आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आपको किसी भी एलिमेंट का, फिर हम मॉलिक्यूल का भी करेंगे, एलिमेंट का मोल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो उसका जो भी एटॉमिक मास होगा, गिवन मास जो होगा, उसको हम डिवाइड करते हैं एटॉमिक मास से, तो हमें उसका क्या पता चल जाएगा, मोल पता चल जाएगा। ठीक है, कि अगर कोई भी एलिमेंट है तो जो उसका गिवन मास होगा उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे तो हमें उस एलिमेंट का मास पता चल जाएगा। जैसे सपोज मान लीजिए मैंने आपसे पूछ लिया यहाँ पे कि अगर हमने कैल्शियम का 20 ग्राम लिया है, ठीक है, और इस 20 ग्राम में कैल्शियम के कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे, तो आप क्या करेंगे, ये इसका गिवन मास है 20, डिवाइड किससे कर देंगे, 40 से, यानी कि एटॉमिक मास से। तो मोल कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1/2 हो जाएगा, यानी 0.5 मोल्स प्रेजेंट होंगे अगर आप 20 ग्राम कैल्शियम लेंगे तो। क्लियर है इतनी बात? इसी तरीके से ये तो बात हमने करी एलिमेंट के लिए। ठीक है, और मॉलिक्यूल के लिए बात करते हैं कि 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं
इन मॉलिक्यूल्स का जो मॉलिक्यूलर मास होता है, ठीक है, मतलब इनका जो मास होगा, द मास ऑफ 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू द इट्स मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। कहने का मतलब ये है कि अगर हमने इतने मॉलिक्यूल्स लिए हैं और इनका मास हमें कैलकुलेट करना है, तो इनका जो मास होगा वो मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम के इक्वल होगा। और ये भी बात अभी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे पता चलेगा, ठीक है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि कैसे पता चलेगा कि इतने अगर मॉलिक्यूल्स है तो उन मॉलिक्यूल्स का जो मास होगा, उस मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर मास होगा उसके इक्वल होगा, ठीक है। अब हमें जैसे मान लो यहाँ पे हमने कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड 40 AMU इसका मॉलिक्यूलर मास होगा। 1 AMU इक्विवेलेंट 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम, ठीक है। अब इसको फिर हमें चेंज करना पड़ेगा। चेंज करेंगे तो जैसे पहले वाले में एलिमेंट के लिए चेंज करा था, यहाँ पे हम इसके मॉलिक्यूल के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 44, एक AMU इक्विवेलेंट इतना है तो 44 AMU कितने के इक्विवेलेंट 1.6024। और आपको कितने मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है एवोगैड्रो नंबर के बराबर। हमने कहा था कि 6.202 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो उस मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा, ठीक है, इनका मास। तो वो होगा आपका 44 ग्राम। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, 44 ग्राम है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर किसी भी मॉलिक्यूल का मोल्स फाइंड आउट करना है, मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू गिवन मास ओवर मोलर मास, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर हमें किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना, मोल्स फाइंड आउट करना है तो गिवन मास ओवर मोलर मास। आई थिंक अब आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ में आया होगा। और कुछ एग्जांपल्स मैं बता देता हूं। जैसे सपोज मान लीजिए आपको H2SO4 मॉलिक्यूल दे दिया गया, ठीक, और बोला गया कि आप इसमें बताइए कि कितने, मान लीजिए 49 ग्राम आपको सल्फ्यूरिक एसिड दे दिया गया। बोला गया कैलकुलेट देयर नंबर ऑफ मोल्स। तो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, यहाँ पे गिवन मास 49, मॉलिक्यूलर मास जब आप सल्फ्यूरिक एसिड का फाइंड करेंगे 98, डिवाइड कर देंगे 0.5 मोल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इस पे एक न्यूमेरिकल बताता हूं मैं। जैसे ये क्वेश्चन है आपका, इसको सॉल्व करना है। 3.011 इंटू 10⁻22 एटम्स ऑफ एन एलिमेंट वेट 1.15 ग्राम, द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट इज। अब यहाँ पे एक चीज बस सिंपल सा आपको समझना है कि जो कॉन्सेप्ट हमें यूज करना है, जो अभी अभी हमने पढ़ा था, उसी के बेसिस पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसमें आपको एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा था कि जो 1 मोल किसी एलिमेंट का जो मास होता है वो उसके एटॉमिक मास के इक्विवेलेंट होता है। इतनी बात तो आपको समझ में आ रही होगी कि 1 मोल एटम्स का जो मास होगा वो उसके एटॉमिक मास के इक्विवेलेंट होगा। यानी कि 1 मोल में आपको नंबर ऑफ एटम्स मिलेंगे इतने, यानी कि इसी का हमें मास बताना है। यहाँ पे लिखा है 3.001 इंटू 10⁻22 एटम्स ऑफ एलिमेंट वेट 1.15 ग्राम, ठीक है। द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, एटॉमिक मास निकालना है, यानी कि 1 मोल के इक्विवेलेंट होगा। तो यही चीज बस आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज कर लेना है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे 3.011 इंटू 10⁻22 कैरीज 115 ग्राम, ठीक। तो फिर 6, ये एटम से, ये एटम से, तो इतने एटम्स वही तो 1 मोल के इक्विवेलेंट होंगे और वही उतना ही जिनका मास होगा वही इक्विवेलेंट होगा। तो बस यहाँ पे कैलकुलेट कर देना है आपको।
1.15 over 3.011 into 10 to the power 23 into 6.02 into 10 to the power 23। बस अब इसकी कैलकुलेशन कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना उसका मास होगा। तो द एटॉमिक मास ऑफ दिस 23 ग्राम। तो आई थिंक आपको समझ में आया। ये क्वेश्चन आपका पूछा है आंध्र EMCET में 2015 में, ठीक है, इंजीनियरिंग का एग्जाम है, उसके अंदर ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर रखने हैं कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते। इस पे एक वीडियो में न्यूमेरिकल्स का भी बनाऊंगा, पहले आपको थ्योरी थोड़ा सा समझा देता हूँ, ठीक है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरी तरीके से देखिए, अच्छे से देखिए, जिससे कि कॉन्सेप्ट्स थोड़े से क्लियर हो जाए, आराम से समझना है, ठीक है। एक जो है आपका गैसेस के लिए कि जो एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस है, एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस, अकॉर्डिंग टू दिस, अगर आपने पढ़ा होगा, वैसे पढ़ा तो 11th क्लास में नहीं होगा अभी, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के अंदर ही एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस पढ़ाई जाती है। बस इसका एक सिंपल सा मतलब है कि सिमिलर कंडीशन यानी कि सिमिलर टेम्परेचर और प्रेशर पे किसी दो गैसेस के या मोर देन वन गैसेस के इक्वल वॉल्यूम्स जो होते हैं, सिमिलर टेम्परेचर और प्रेशर पे, सपोज O2 है और N2 है, ठीक है, दो गैसेस है। इस स्टेटमेंट का मतलब बताता हूं मैं कि सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, equal volume of different gases have equal number of molecules, equal number of molecules। अगर हम कोई गैस लेते हैं, ठीक है, तो उस गैस के इक्वल वॉल्यूम्स में अगर हमने सेम टेम्परेचर और प्रेशर लिया है तो उन गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो इक्वल नंबर्स में होंगे। तो STP पे ये देखा गया एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस के बेसिस पे कि जो STP की कंडीशन होती है, उस STP की कंडीशन पे कोई भी गैस का जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 लीटर होता है। तो एक्चुअली जब हम मोल कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे तो वहां पे यही तो बोलेंगे कि जब हम किसी भी गैस का 1 मोल कंसिडर करेंगे तो उसमें 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे। तो इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि अगर इतने मॉलिक्यूल्स है तो ये जो वॉल्यूम है वही 1 मोल के क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। यानी कि अगर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि STP पे अगर किसी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम पूछा जाता है तो आप कहेंगे 22.4 लीटर। यानी कि अगर आपने किसी भी गैस का 1 मोल कंसिडर किया है STP पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, तो हम कहेंगे कि वो 22.4 लीटर के इक्विवेलेंट होगा। तो आई थिंक आपको ये थ्योरेटिकल सेक्शन समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करूंगा जिससे और कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है।